हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि यूपी पुलिस के लिए आपकी तैयारी में खास होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ज़बरदस्त क्वेश्चंस का यहाँ पर हमने संकलन किया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को ठीक है ज़रूर पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, आप लोग निरंतर प्यार दे रहे हैं, बस थोड़ी सी और कमी है। आप लोग हमारा 1000 सब्सक्राइबर 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं दोस्त, देखते तो हैं। इसलिए अब यदि आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ से आपको आपकी तैयारी के लिए हम एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए 9 बजे एक नया वीडियो लेकर आते हैं, सुबह 9 बजे, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक, और साथ ही यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और साथ में अपने यार दोस्तों मित्रों में भी शेयर करें। हम अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और चलिए शुरू करते हैं। हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन है, पार्ट ए हिंदी है। हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हर्ष स्वर होते हैं हमारे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, और ऋषि वाला रा। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, यानी हिंदी में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। बड़ा वाला ऊ कह रहा है कि ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो ये जो ऊ है वो है हमारा पश्च संवृत स्वर। कैसा है, पश्च संवृत स्वर है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ वर्ण बताना है हमें। तो कंठ यानी कंठ वर्ण हमारे जो काबर के सारे आते हैं, साथ में हमारा जो छोटा आ है, ठीक है, स्वरों में छोटा आ है, वो भी क्या है, कंठ वर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। कह रहे निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्दों के बारे में पहले भी आपको बताया गया है कि योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है, जो कि किसी फेमस या प्रसिद्ध कह सकते हैं चीज़ के लिए वो उसको डिनोट करता है या प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बीड़ा वादनी। ठीक है, तो बीड़ा वादनी का अर्थ है बीड़ा को बजाने वाली, अर्थात किसको कहा जाता है, सरस्वती माता को बीड़ा वादनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो निकल के आता है महान है जो आत्मा। तो है जो किस में आता है, आपको पहले बता रखा है कि जहाँ पर भी है जो आ गया आपका हो जाएगा वहाँ पर कर्मधारय समास। क्या होगा, कर्मधारय समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में, लुटेरा की हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, लूट प्लस एरा। तो क्या हो गया, प्रत्य मतलब पीछे लगाए जाने वाले शब्द, तो वो हो गया हमारा प्रत्यय। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 7वां प्रश्न है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। बाप का जो संबंधवाचक होता है, कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप की बापौती नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बाप का संबंधवाचक संज्ञा होती है बापौती। आगे बढ़ते हैं,
8वें प्रश्न की ओर कह रहे निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य में से कौन सा है? रेखा ने भोजन कर ली है, गलत है। रेखा भोजन की ली है, ये भी गलत है। रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है रेखा ने भोजन किया करेक्ट हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। 9वां प्रश्न है कि रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो सुंदर जो विशेषण है वो है कैसा? किसी के गुण के बारे में हम लोग इस विशेषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सुंदर क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। राइट आंसर डी फॉर डेनमार्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। हमको वाक्य दिया है कि राधा ने गाय को चारा खिलाया है। कह रहे कौन सी क्रिया है? नाम धातु है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक है या कृदंत है? तो यहाँ पर जो क्रिया है वो है द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पर 2 कर्म दिए गए हैं, एक हो गया गाय को, दूसरा हो गया चारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वी। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। इनमें से कह रहे हैं कि कल्प वृक्ष का पर्याय कौन सा नहीं है? तो कल्प वृक्ष का जो पर्याय होता है सुरतरु होता है, पारिजात होता है, कल्पतरु भी होता है, अमर तत्व नहीं होता है। ठीक है, अमर तत्व नहीं होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं होगा। 12वां कह रहे कि भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। आप लोग बता सकते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और आपको ज़रूर थोड़ा विचलित करेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका कमेंट करके ज़रूर आंसर दें। भूगोल का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो क्या होगा? भूगोल का जो हमारा विलोम शब्द होता है वो होता है खगोल। क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी खगोल। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, किसी बड़े आदमी का जब निधन हो जाता है उसकी वार्षिक तिथि मनाई जाती है तो क्या कहते हैं? उसको पुण्यतिथि कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुण्यतिथि। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, जो व्याकरण का अच्छी तरह से ज्ञान रखता है या अच्छी तरह से जानता है, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण। नेक्स्ट है 15वां है उसने टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर जो बोध हो रहा है कर्ता का। ठीक है, किसका? किसने? उसने टेढ़ी चाल चली यानी कर्ता कारक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। संतान जो है वो है स्त्रीलिंग है। सवारी भी है। भेड़िया यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है। बुलबुल भी स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद का नाम बताओ। यहाँ छंद बताना है आपको। यहाँ पर 4 लाइनें दी गई हैं। तुलसी राम नाम शम मीत न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। ठीक है, तो यहाँ पर जो छंद है वो कौन सा है? वर्वे छंद है। ठीक है, वर्वे छंद के पहले और जो तीसरा पद होता है उसमें 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे पद में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है भैया? तो सुजान विनोद के रचनाकार हैं वो हैं कौन? देव। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या है? संदिग्ध। खाता होगा वर्तमान की बात हो रही है तो संदिग्ध वर्तमान यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं
लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाच्य बताइए। भाववाच्य बताना है। वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं कि कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। तो हमें भाववाच्य यहाँ पर बताना है। तो भाववाच्य कौन सा है? भाववाच्य है अब चला जाए। क्या है? अब चला जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। वाक्य के जो भेद होते हैं रचना के आधार पर कितने? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पर जो वाक्य है वो कैसा है? एकदम सरल है। कैसा है? सरल वाक्य है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध रूप क्या होगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो नहीं होता है, अपने हाथ से नहीं होता है, क्या होता है? अपना काम स्वयं करो। राइट आंसर क्या होगा? सही इसका जो वाक्य शुद्ध रूप होगा वो होगा अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत ही क्या होना? अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, मतलब कई सारे क्षेत्रों का अनुभव होना। कहते नहीं है, कहावत है कि भाई मैंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। ठीक है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है अर्थात मैंने कई जगहों का अनुभव ले रखा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, वो गाना है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज। ठीक है, तो इसका ये सही अर्थ बताना है हमें कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज, ऐसा करके है। तो इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को कैसा? अच्छा पद मिल जाना। क्या हो जाएगा? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल में अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 25वां है कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो सूरदास जी ने कृष्ण के बाल स्वरूप और उनकी माता, ठीक है, कृष्ण के बाल स्वरूप का और उनकी माता का क्या है चित्रण या वर्णन किया है। तो उनकी जो कविताएं हैं, ठीक है, उनकी कविताओं में वात्सल्य रस क्या होता है? झलकता है। तो वो किसके हो गए? वात्सल्य रस के कवि हो गए। ठीक है, वात्सल्य रस में माँ और बेटे, माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको वात्सल्य प्रेम करते हैं। ठीक है, तो यशोदा मैया और कृष्ण भगवान के बीच जो उनका बचपन का मार्मिक प्रेम है उसका वर्णन ये करते थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन सा है? कह रहे कि रीतिकाल का कवि बताना है। तो रीतिकाल का कवि है हमारा यहाँ पर कौन है? ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, चिंतामणि जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है कि महाकाव्य में होता है। ठीक है, महाकाव्य में क्या होता है? महाकाव्य में होता है किसी महापुरुष के जीवन का कैसा चित्रण? बृहद चित्रण। कैसा? किसी महापुरुष के जीवन का बृहद चित्रण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे महाभारत हुआ, महाभारत महाकाव्य है एक। नेक्स्ट, चांद का मुँह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है? चांद का मुँह टेढ़ा के कह रहे कि रचयिता कौन है? तो चांद का मुँह टेढ़ा के रचयिता है हमारे मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है कि अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन हैं? अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन हैं? तो
तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 30वां है कि होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी जो है वो मुंशी प्रेमचंद के कौन से उपन्यास का है? गोदान का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोदान का। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो शकुंतला जो पुत्री थी किसकी थी? शकुंतला पुत्री थी विश्वामित्र की। गुरु विश्वामित्र की पुत्री का नाम क्या था? शकुंतला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 32वां है कि मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन से हैं? मलबे का मालिक ये कहानी है और उसके रचनाकार जो हैं वो हैं कौन? मोहन राकेश। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। याद रखेंगे आप लोग। 33वां है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। कह रहे इनमें से किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो वो नहीं दिया गया था 1962 में। कब नहीं दिया गया था? 1962 में। 1955 में मिला था किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। इनकी एक रचना थी कौन सी? हिम तरंगिणी के लिए इन्हें ये दिया गया था। 1964 में किसको दिया गया था? 64 में दिया गया था अज्ञे को। किसको दिया था? अज्ञे को। और 1966 में दिया गया था किसको? जैनेंद्र को। जैनेंद्र को लिए दिया गया था। उनकी जो रचना है मुक्तिबोध। कौन सी रचना के लिए? मुक्तिबोध के लिए। मुक्तिबोध। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी हमने पढ़ा कि मुक्तिबोध पीछे पढ़ा था ना 28 क्वेश्चन। देखो ये कह रहे कि चांद का मुँह टेढ़ा की रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। ठीक है। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध उनका नाम है, यानी टाइटल लगता था। उसमें जो वहाँ पर जो मुक्तिबोध है वो क्या है? वो एक रचना है। ठीक है। मुक्तिबोध रचना है। ठीक। और वहाँ पर क्या है? नाम है। ठीक है। ये आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मुक्तिबोध रचना जो है वो जैनेंद्र की है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा पार्ट बी। सामान्य यानी जीके का स्टार्ट होता है। सबसे पहले कह रहे कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो 2054 में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हैं उनका आयोजन किया गया था हमारा गोवा में। कहाँ पर? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी गोवा में। 39वां प्रश्न है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है? WCC 2023 का विनर कौन है? ठीक। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का जो विनर है वो है हमारा कौन? डिंग लेरेन। कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डिंग लेरेन। ठीक है। डिंग लेरेन ये कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है? तो ये है चाइना का। कहाँ का है? चाइना का रहने वाला है। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का जो निर्माण है वो किया जाएगा हमारा कहाँ पर? नई दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में इसका निर्माण किया जाना है। 41वां है कि हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया है। हरद्वार दुबे का कह रहे हैं इनका संबंध किस राज्य से है? तो हरद्वार दुबे जो हैं वो उत्तर प्रदेश के एक राजनेता हैं। इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। 42वां प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक परसेंटेज है? तो भारत का जो हमारा क्षेत्रफल है पूरा कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत है वो है हमारा कितना? 7.33%, यानी 7.33%। और जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो कौन सा? चौथा स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है
क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर, यानी चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुशीनगर, कुशीनगर जो है, कुशीनगर रिलेटेड है पड़रौना। ठीक है, कहाँ से? पड़रौना। ये पड़रौना के स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक है, जो कि अपने बयानों से काफ़ी, मतलब अपने विवादित बयानों से काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो ये उनकी सीट है, ये वहाँ से शायद विधायक रहे हैं। और दूसरा कह रहे कि कानपुर देहात, तो कानपुर देहात जो है वो है हमारा अकबरपुर माटी, और जालौन है वो औरई से संबंधित हो गया। यहाँ पर मुख्यालय इसका सिद्धार्थनगर का नौगढ़ से। तो राइट आंसर आ रहा है हमारा कुशीनगर। 1-3 आ गया हमारा, 1-3 और डी 2, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 44वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक, घटता हुआ क्रम बताना है। घटते हुए क्रम में पहला बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी डिक्रीजिंग यहाँ पर हमें बताना है। तो जो साक्षरता है, इनमें से सबसे अधिक जो साक्षरता है यहाँ पर वो है हमारी किसकी? गौतम बुद्ध नगर की। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता है हमारी वो सबसे अधिक है। ठीक है, कितनी है? वो है करीब हमारी 80.12। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर 80.12%। इसके बाद आ जाता है हमारा कानपुर नगर। तो कानपुर नगर की जो साक्षरता है वो है 79.7%। फिर आ जाता है औरैया 78.95%। इसके बाद है हमारा इटावा 78.41%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, औरैया, इटावा, इसके बाद आता है हमारा गाजियाबाद। 5वां जो है वो कौन सा आता है? 5वां आता है गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। 45वां है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहले भी आपको बता चुका हूँ। यदि आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप तुरंत इसका आंसर मार सकते थे, पर अफसोस शायद आपने नहीं देखी इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रघुपति सहाय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। और इनके लिए उर्दू साहित्य का 1969 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। किसको? फिराक गोरखपुरी अर्थात रघुपति सहाय को। ठीक है, नेक्स्ट, इनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ था, इसलिए इनके नाम में ये टाइटल जुड़ा हुआ है। 46वां है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आंसर होता है इसका कौशाम्बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौशाम्बी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के क्या हैं? तीर्थ स्थल हैं। 47वां है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ललितपुर में एक गोविंद सागर डैम भी है। कौन सा? गोविंद सागर बांध। नेक्स्ट, 48वां है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही होगा। राइट आंसर हो जाता है विंग्स ऑफ फायर जो है वो APJ अब्दुल कलाम साहब की क्या थी? आत्मकथा थी। ठीक है, कलाम साहब की जो आत्मकथा थी वो थी विंग्स ऑफ फायर। 49वां प्रश्न कह रहे किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में
मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। मतलब पहला गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इस गणतंत्र दिवस में जो भारत के पहले मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, उनका नाम क्या था? सुकर्णो। उनका नाम था सुकर्णो। ठीक, इसके बाद जब दूसरा हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उसमें जो अतिथि थे वो थे नेपाल के राजा। ठीक है, नेपाल के राजा कौन? त्रिभुवनवीर विक्रम शाह। त्रिभुवनवीर विक्रम शाह। आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की ओर। चापचरकुट त्यौहार मुख्य रूप से ... में मनाया जाता है। कह रहे कि चापचरकुट त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो चापचर जो कुट त्यौहार है वो एक कैसा फसल उत्सव का त्यौहार है। ठीक है, फसल उत्सव का त्यौहार है। और ये जो झूम खेती कहाँ होती है आपकी? झूम खेती होती है मिजोरम में। ठीक है, तो झूम खेती जो है वो जब पूरी हो जाती है तो उसके फसल उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है मिजोरम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, फेमस है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, 1 मई विश्व मजदूर दिवस। 1 मई विश्व मजदूर दिवस। ठीक, 2 दिसंबर जो है वो है हमारा विश्व साक्षरता दिवस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। क्या मनाया जाता है? अनुवाद दिवस। 52 में क्वेश्चन 52 क्वेश्चन कह रहे हैं कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स ये भी पहले पढ़ाई है हमने, ये है किसकी? अर्जेंटीना की। पहले किसी सेट में हमें ये मिली है, अर्जेंटीना की जो है ये ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम बायोस्फीयर जो है वो है कहाँ पर? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाता है हमारा डी। निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो जारी करता है वो है हमारा कौन सा? इंसीट कॉर्नेल विश्वविद्यालय वीपो। इंसीट कॉर्नेल विश्वविद्यालय वीपो। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। और इसका जो गठन हुआ था वो 1967 में हुआ था। इसके जो कुल सदस्य देश हैं वो भी आप लोग याद रखें, नोट कर लें कहीं, 193 है। ठीक है, और इसका जो काम है, इसका काम क्या है? इसका है कि जो रचनात्मक गतिविधियां हैं, ठीक है, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना एवं बौद्धिक संपदा जो है, बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा संरक्षण दिवस है वो मनाया जाता है हमारा 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कहीं या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीएनपी क्या होती है? जो जीएनपी होती है वो होती है हमारी जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय। जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय हमारी जीएनपी कहलाती है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
नेक्स्ट है, कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? केसीसी का जो पूर्ण रूप है वो है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, के से किसान, सी से क्रेडिट और फिर से जो सी है उससे कार्ड। ठीक, तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसका आरंभ किया गया था 1958 में। ठीक है, 1998 में इसका आरंभ किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे किसान भाई हैं वो पहले किन से, महाजन यानी साहूकारों से ऋण लेते थे। ठीक, साहूकारों से ऋण लेते थे और उनको वो ऋण की जो ब्याज दर है इतनी काफ़ी होती थी कि उसको वो अपनी ज़िंदगी भर में नहीं चुका पाते थे। ठीक है, तो सरकार ने उनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। इसमें किसान को अपनी कृषि के लिए 1%, ठीक है, 1% वार्षिक ब्याज लेकर उनकी जो ज़मीन है उसके अनुसार कुछ ऋण दिया जाता है। ठीक है, फिर है कि 57 माह है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को प्रदर्शित करता है? तो सबसे जो पूर्व में राज्य है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में है गुजरात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 58 माह है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो है किसकी? गुजरात की है। ठीक है, किसकी है? गुजरात की है। कितनी है? गुजरात की जो तटरेखा है वो है लगभग 7500 के लगभग। ठीक है, 7515 है शायद। ठीक है, 7515 या 16 के समथिंग है, 7516 किलोमीटर है शायद। ठीक है, और जो सबसे कम तटरेखा है वो है किसकी? गोवा की। ठीक है, सबसे कम तटरेखा किसकी है? वो है गोवा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में से, ठीक है, वायुमंडल की जो लंबवत संरचना है, ठीक है, कह रहे उसमें सबसे जो निचली सतह है उसको क्या कहते हैं? तो निचली जो सतह है वो है हमारी क्षोभ मंडल। ठीक है, निचली सतह कहलाती है क्षोभ मंडल। फिर समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की सेलों में पाया जाता है? लौह अयस्क की बात कर रहे हैं कि किस क्रम की सेलों में पाया जाता है? तो लौह अयस्क जो पाया जाता है वो धारवाड़ सेलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? धारवाड़ सेलों में पाया जाता है। 61वां है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशयों के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हमें कहाँ से? धौलावीरा से। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धौलावीरा जो है वो कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक, वर्तमान का जो गुजरात राज्य है वहाँ पर ये पड़ता था धौलावीरा। ठीक है, इसके अलावा जो कालीबंगा है यहाँ से हमें जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। और जो कालीबंगा है वो कहाँ पड़ता है? वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, लोथल हमारा गुजरात में पड़ता है और लोथल से हमें मिले हैं समाधियों के साक्ष्य। ठीक है, किसके? समाधियों के। 62वां है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो गलत जोड़ी हमें बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, ये भी सही है। बिंबिसार यहाँ पर कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, जो कि गलत है। ठीक है, तो बिंबिसार जो था वो किसका था? बिंबिसार था हर्यक वंश का। ठीक है, बिंबिसार था किसका? हर्यक वंश का। राजा चोल, ठीक है, चोल वंश के थे। कनिष्क कुषाण वंश के थे। बाकी यहाँ पर सारे सही हैं। जो गलत जोड़ी वो है ऑप्शन नंबर बी। 63वां है निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? ठीक है, शाही घराने की जो देखभाल का
प्रभार दिया गया था वो दिया जाता था किसको? मीर ए शमा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीर ए शमा। शाही घराने का क्या? शाही घराने की देखभाल का प्रभार। इसके अलावा ये जो हमें मीर ए बर दिया गया है ये होता था अधीक्षक। किसका अधीक्षक? वन विभाग का। ठीक है, ये मीर ए बर जो था वो वन विभाग का अधीक्षक था। ठीक है, मीर ए आतिश था तोपखाने का निरीक्षक। तोपखाना जो होता था ये उसका निरीक्षक होता था। और मीर बख्शी था जो वो था हमारा सैन्य प्रशासन का प्रमुख। ठीक है, सैन्य प्रशासन का प्रमुख। सैन्य प्रशासन का प्रमुख। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो प्रथम बार जो राष्ट्रगान गाया गया था वो गाया गया था 1911 में। 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित बिशन नारायण धन ने। किसने की थी? पंडित, ये भी पूछ सकते हैं तो ये भी आप नोट कर लें, पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ये कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो कब आया था? 1946 में। कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न कह रहे कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की जो संकल्पना है वो कहाँ से ली गई है? तो राज्यों का संघ की संकल्पना है वो हमारी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम या कनाडा। ठीक है, कहाँ से ली गई? कनाडा से। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बनाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और भाषाई आधार पर जो प्रथम राज्य बना था, भाषाई आधार पर पहला राज्य था हमारा वो कौन था? भाषाई आधार पर बना था हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68वां, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो जो आयु लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए है, ठीक है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो आयु है वो है 25 वर्ष। ठीक है, कल हमने आपको बताई थी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए होती है 21 वर्ष। ठीक है, पंचायत चुनाव के लिए कितनी होती है? 21 वर्ष। और राज्यसभा चुनाव के लिए होती है 30 वर्ष। ठीक, तो जब हम 25 वर्ष की आयु में लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं तो लोकसभा के सदस्यों में से ही क्या बनाया जाता है? उसमें से प्रधानमंत्री का चयन होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 ही अनुसूची थी। वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो हैं कितनी? 12। ठीक, तो 2003 में जो हुआ था हमारा कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। सॉरी 73वां नहीं हुआ था। 2003 में जो हुआ था वो 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन था और इसमें कौन सी भाषा को? संथाली भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सी थी? इसमें 4 भाषाएं थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये 92वां संविधान संशोधन। इसके पहले हुआ था एक 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था कोंकणी को। ठीक है, यहाँ पर दी गई है ये 71वें संविधान संशोधन में 1992 में। ठीक है, कोंकणी के साथ साथ जो है मणिपुरी थी हमारी और नेपाली थी। ठीक है, मणिपुरी और नेपाली। ठीक, वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो हैं हमारी कितनी? 22 भाषाएं हैं संविधान में।
वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में हैं। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो 73वां संविधान संशोधन का जो अभिपालन करने वाला राज्य था वो था हमारा मध्य प्रदेश। राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश हमारा पहला राज्य था। 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? उपधातु बताने हैं हमें, ठीक। तो उपधातु यहाँ पर दिए हैं वो हैं हमारे बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी। बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी जो हैं वो क्या हैं? उपधातु हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 72वां है कि सिरके, विनेगर का रासायनिक नाम, ठीक है। विनेगर जो है हम लोग अचार वगैरह में डालते हैं, ठीक है, खट्टेपन के लिए, तो उसका जो रासायनिक नाम है कह रहे कि क्या है? तो विनेगर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्टिक अम्ल। क्या होता है? एस्टिक अम्ल, CH3COOH। ये हमारा क्या? विनेगर का केमिकल फॉर्मूला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विनेगर का जो रासायनिक नाम है वो है हमारा एसिटिक अम्ल। 73वां है कि एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे हम किसके रूप में जानते हैं? ठीक है, कोई सर्किट है, उसमें हमें धारा का पता लगाना है तो हम लोग क्या लगाते हैं? एमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर का प्रयोग जो है वो हमें क्या बताता है कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। करंट का हमें पता चल जाता है, यानी धारा की उपस्थिति का पता लग जाता है। 74वां है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? एक क्वेश्चन भी कई बार आपको बता दिया है, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अंतिम प्रश्न है 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो विटामिन सी का जो सबसे बड़ा स्रोत है, यहाँ पर विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो खट्टा फल है वो क्या है? नींबू। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी की कमी से बीमारी होती है, वो होती है हमारी क्या? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? स्कर्वी होती है, ठीक है। और इसके जो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं वो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, टमाटर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें दबा के, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। कल फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।